नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बताते हैं कि हैदराबाद में चोर पुलिस का खेल खेला जा रहा है। मेरा मतलब यह है कि पुलिस चोर का पीछा करती है और चोर पुलिस से आगे निकल जाता है और ऐसे में एक आला ओहदेदार चोर पर फायरिंग कर देता है और वो जख्मी हो जाता है और उसे केयर हॉस्पिटल में शरीक करा दिया जाता है। ये कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बल्कि हकीकत है, फसाना नहीं। और आपको ये बता दें कि हैदराबाद के डीसीपी साउथ ईस्ट जोन चैतन्य कुमार ने गोली चलाई उस रैजन पर जो फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहा था और ये भी कहा जाता है कि फ़ोन छीन कर भाग रहा था। और जब उन्होंने ये गोली चलाई तो फिर वो जख्मी हो गया और उसे केयर हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है, ये बात बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि डीसीपी ने नहीं बल्कि उनके गनमैन ने गोली चलाई जिसके नतीजे में चोर या सारिक जख्मी हो गया है। लेकिन जहां तक मीडिया का सवाल है, अब तक जो इब्तिदाई खबरें आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि डीसीपी ने ये गोली चलाई और गोली में रहजन या चोर जख्मी हो गया और उस जख्मी सारिक को केयर हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। इस वाक़े को लेकर एक हैदराबाद में एक हैरत की लहर फैल गई है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि निजामाबाद में किस तरह का ड्रामा रचा गया था या फिर इनकाउंटर किया गया था। किसी ने उसे ड्रामा कहा, किसी ने उसे फर्जी कहानी कहा और किसी ने उसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा। यानी आप देखेंगे कि कातिल यानी कत्ल करार दिया उस वाक़े को शेख रियाज की जिसमें मौत हुई थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि शेख रियाज ने एक कांस्टेबल का कत्ल कर दिया था और यह भी कहा जा रहा था कि उस कांस्टेबल ने तो सिविल जो ड्रेस है उसमें मलबूस था और उस दिन वो छुट्टी पर भी था। और सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन वो छुट्टी पर था तो फिर शेख रियाज के पास क्यों गया। ये भी कहा जा रहा है कि शेख रियाज से रुश्वत तलब की जा रही थी जिसके नतीजे में शेख रियाज ने अपने मां के जेवरात एक फाइनेंस कंपनी में रहन रखवाए 25 या 30 हज़ार रुपए में। तो बहरहाल अब निजामाबाद में ये बातें चल ही रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि पुलिस ने इंतहाई तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए शेख रियाज की वालिदा और उनके अरकान खानदान को हिरासा किया। 3rd डिग्री उन्होंने तरीका अपनाया। आप अंदाजा कीजिए कि एक दो बुरखापोश खवातीन होती हैं उनके खिलाफ इस तरह के इकदाम किए जाते हैं और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जो शेख रियाज के इनकाउंटर के बाद जश्न मनाते हैं और लॉरेंस बिश्नोई जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल को या बैनुल-अक़वामी मुजरिम की तस्वीर एक पुलिस ओहदेदार की तस्वीर के साथ उठाकर डांस करते हैं। तो पुलिस इस बारे में क्या कहती है ये तो अलग बात है, लेकिन हम आपको हैदराबाद के बारे में बताते हैं कि डीसीपी साउथ ईस्ट जोन चैतन्य कुमार के बारे में ये खबर आई है कि उन्होंने फायरिंग कर दी है। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर वो फोन छीन कर भाग रहा था या छीन चुका था या फिर एक इतला ये भी आ रही थी कि चोर ने खंजर से हमला करने की कोशिश की। तो क्या वो ड्रेस में थे या बगैर ड्रेस के थे, सिविल ड्रेस में थे, ये भी एक सवाल पैदा होता है। लेकिन अब देखना यह है कि उस सारिक का क्या होता है। वैसे उसे तो केयर हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में इस तरह के लोगों को शरीक किया जाता है, लेकिन केयर हॉस्पिटल में शरीक करना इसका मतलब बहुत ज्यादा वो शदीद जख्मी हुआ है। तो बहरहाल ये खबर आ रही है और हम इस सिलसिले में चलते हैं हमारे साथी सिद्दीक साहब के पास। जी रियाज साहब, ये तो अभी इनकम्प्लीट खबर है। जब तफसीलात आने के बाद पता चलेगा कि हुआ क्या, एक्चुअली फायरिंग की गई, उन्होंने की है, उनका गनमैन करा, फिर क्यों की गई, फिर वो भाग रहा था, क्या है, अभी तो तफसीलात भी मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि भाई पुलिस क्या डायरेक्ट ऐसा फायर कर सकती है, ये वहाँ पे सवाल ये पैदा होता है। जी जी। भाई अगर कोई भाग रहा है तो उसको पकड़ सकते हैं जो है ना, और सिटी है, ये कोई गांव नहीं है और एकदम क्राउडेड जगह है, ट्रैफिक की जगह है, तो फायरिंग का मतलब मेरे समझ में नहीं आया। पुलिस जो है ना बगैर फायरिंग के भी आप आसानी कंट्रोल कर ले सकती है। तो अभी वो तफसीलात मालूम होने में पता चलेगा। बिल्कुल। जहाँ तक इनकाउंटर्स का मामला है, बहुत सारे इनकाउंटर्स यहाँ पे हुए हैं। खासतौर पे मैं आपको आलेर का मैं कहता हूँ कि पूरे फर्जी इनकाउंटर्स हैं। बाज़ाब्ता इसमें कोर्ट मुदाखिलत करी लेकिन उनको जो है ना बिल्कुल फरामोश कर दिया गया है, रिपोर्टों को पूरा दबा दिया गया है और इनकाउंटर में जो है ना जो इन्वॉल्व हैं उनके नामों को बिल्कुल जो है ना बाज़ाब्ता इन्हें सेंट्रल से इनको मिलती है पूरी कंप्लीटली जो है ना कि भाई इनका इनकाउंटर करो, ये करो। लेकिन कुछ दिन के बाद इनको भुला दिया जाता है, बल्कि जानबूझ के इसकी रिपोर्ट को दबा दिया जाता है। जैसे नईम का इनकाउंटर बिल्कुल हुआ है, नईम का हुआ है। तो ऐसे इनकाउंटर्स तकरीबन इनकाउंटर्स फर्जी हुए हैं।
یہ جو ہے نا کوर्ट بھی مانتی ہے, ہیومن رائٹس کمیشن ہے, سب کا خیال ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ان کے بارے میں کون جائے گا, جا کے جو ہے نا انکوائری کرے گا, رپورٹس کون نکالے گا. کمیشن بھی بیٹھتا ہے, پھر اس کے بعد کمیشن کی رپورٹس غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بالکل جو ہے نا اتنی سسپیشیس ہے کہ اس پہ جو ہے نا کئی سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جو ہے نا عدالت کی کوئی اہمیت, عدالت کی باتوں کے لوگ سنتے ہیں, خالی ایک جو ہے نا سو موٹو ایکشن لینے کی بات کہی جاتی ہے, بیان بازی ہوتی ہے, لیکن کانکریٹ ایکشن کسی طرف سے نہیں لیا جاتا. جو ہے نا یہ میرے مطلب ہے بولنے کا, یعنی ٹھوس کارروائی نہیں کی جاتی, بالکل نہیں کی جاتی. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آلیر انکاؤنٹر کا سوال ہے, وقار اور ان کے ساتھیوں کا انکاؤنٹر کیا گیا تھا, اور اندازہ کیجئے کہ ان پولیس عہدیداروں کو ترقی بھی دی گئی ہے, جبکہ ان پولیس عہدیداروں کو یقین مانیے کہ ڈیموٹ کرنا تھا, ان کو پروموٹ کر دیا گیا. تو یہ غلط چیز ہے. اور مقدمہ چلائیں, قتل کا مقدمہ چلانا چاہیے, لیکن ان کے ارکان خاندان کیا کر رہے ہیں, سیاسی قیادت کیا کر رہی ہے, اور صرف یہ واقعے پر جو پردے پڑتے ہیں سیاسی سودے بازی کی وجہ سے پڑتے ہیں. آپ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں اگر وہ حکومت سے سودا کر لیتے ہیں, حکومت سے معاملات کر لیتے ہیں, اور اپنے فائدے, اپنے بھلائی کے, اپنے مفادات کی نگہبانی کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں, تو اس طرح کے واقعات پر پوری طرح پردے پڑتے ہیں. اس کے لیے بہت ہی سنجیدہ قیادت کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے دیانتدارانہ قیادت کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی فکر نہیں بلکہ اپنے ملت کی فکر کرتی ہے, اپنے عوام کی فکر کرتی ہے, اپنے قوم کی فکر کرتی ہے. تو بہرحال آلیر انکاؤنٹر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں وقار اور وقار کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی اور پیروں میں بیڑیاں تھی, اور کہا گیا کہ انہوں نے پسٹول کھینچنے کی کوشش کی ہے, بندوق کھینچنے کی کوشش کی تھی, یعنی چھیننے کی کوشش کی تھی. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ان پولیس عہدیداروں نے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, ان سیاستدانوں نے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور حکومت کر رہے تھے, وہ دعویٰ کرتے ہیں, تو ان کے ہاتھوں میں اگر ہتکڑیاں پہنا کر, پیروں میں بیڑیاں پہنا کر کہا جائے کہ تم کسی فلاں شخص کے ہاتھ سے بندوق چھین کر دکھاؤ, تو میں یہ چیلنج دے کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندوق نہیں چھین سکیں گے, بلکہ چل بھی نہیں سکیں گے. تو بہرحال یہ کمیشنوں کا کام بنتا ہے, چاہے وہ حقوق انسانی کمیشن ہو یا پھر مائنارٹی کمیشن ہو, ان کا کام بنتا ہے. لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی دیانتداری سے کام نہیں کرتا, کوئی بھی صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے, جس کے نتیجے میں بے قصور جو لوگ ہوتے ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے, ان کی اموات ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اب دیکھیں گے کہ ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ زون چیتنیہ کمار ایک مرتبہ چرچے میں آ گئے ہیں, اور ان کو شہرت مل گئی چند گھنٹوں میں ہی کہ انہوں نے ایک سارق کو گولی ماری ہے, لیکن وہ ہلاک نہیں ہوا بلکہ زخمی ہوا ہے, اور کیئر ہاسپٹل میں اس کا علاج جاری ہے. ویسے بھی ناظرین ایک اچھی خبر آپ کو سناتے ہیں, کیونکہ اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے, کبھی یعنی اکثر جو خبریں ہوتے ہیں جو عجیب غریب جو درندے ہوتے ہیں ان سے متعلق ہوتے ہیں, کوئی بکواس کرتا ہے فرقہ وارانہ اور تشدد برپا کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات جاری کرتا ہے, کبھی مودی ہمارے سامنے آتے ہیں, کبھی امت شاہ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں, تو کبھی یوگی کے جو بکواس ہوتی ہے اس سلسلے میں آپ کو واقف کرواتے ہیں. لیکن دوسری جو اہم خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں, مودی یا یوگی یا پھر امت شاہ کے بارے میں یا چیف منسٹر آسام کے بارے میں یا کسی اور فرقہ پرست کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ خبر ہے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے بارے میں, ٹیم انڈیا کے بارے میں, جس نے آج شاندار فتح حاصل کی تیسرے اور فائنل ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلا گیا. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سلسلے میں روہت شرما نے غیر معمولی کام یعنی کارکردگی کا کام مظاہرہ کیا, 121 ناٹ آؤٹ رن بنائے انہوں نے, اور یہ ان کی 50ویں ون ڈے انٹرنیشنل سنچری ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے آج بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, اور ایسے میں کوہلی کہاں تک پیچھے رہنے والے تھے, وراٹ کوہلی نے بھی تقریباً 74 ناٹ آؤٹ رن بنائے. اس طرح ہندوستان نے آسٹریلیا کو تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں 9 وکٹوں سے ہرا دیا. دوسری وکٹ کی رفاقت میں یعنی شراکت میں جو بنائے گئے ہیں رن, وہ 168 رن کی پارٹنرشپ رہی صدیق صاحب, 170 گیندوں کا ان دونوں بیٹسمینوں نے سامنا کیا. تو اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح انہوں نے تیز رفتار بیٹنگ کی. تقریباً 38.3 اوورز میں ٹیم انڈیا نے 237 رن ایک وکٹ پر بنا کر یہ میچ 9 وکٹوں سے جیت لیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان سیریز نہ جیت سکا. آسٹریلیا نے یہ سیریز 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچ کی سیریز 2-1 سے جیت کر کامیابی درج کروائی ہے. تو بہرحال آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی اور 236 رن بنا ہی سکی تھی. جی بہت ہی بہترین کارکردگی, بہترین جو ہے نا یہ لوگ پرفارمنس سے ان کا ہم کہہ سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو پچ ہے یہ کرکٹ کی پچ ہے, یہ کوئی پولیٹیکل فرقہ وارانہ پچ نہیں ہے جہاں کہ صرف زہر اگلتے رہتی وہ پچ جو ہے نا, یہ بالکل فیئر معاملہ ہے. کارکردگی, ایفیشینسی ہے, ان کی ہارڈ ورک ہے, یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے جو ہے نا. تو یہ جو ہے نا بہت ہی بالکل اچھی سی خبر ہے, بہت ہی جہاں تک کھلاڑیوں کا تعلق ہے, یعنی گیمز کا تعلق ہے, اس میں کس قسم کی کوئی جو ہے نا الٹ پھیر نہیں ہوتی ہے, یعنی بےہودگی, بدتمیزی یا کوئی زہر اگلنے کی بات نہیں ہوتی ہے. بالکل پرفارمنس پہ ڈیپینڈ ہے, آپ جتنی محنت کریں گے آپ اتنا جو ہے نا دے سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں آگے کی ٹیم کو جو ہے نا.
बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ मुकाबला कांग्रेस और BRS का है और BJP भी मैदान में है। ऐसे में आपको ये बताना ज़रूरी है कि सलमान खान HYC के लीडर हैं या बानी हैं और उन्होंने बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार अपने पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की थी और तमाम की तमाम यानी 4 पर्चे नामजदगियाँ मुस्तरद कर दी गई। उस पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि एक रिटर्निंग जो ऑफिसर है उसने हुक्मरान कांग्रेस की इशारों पर उनकी पर्चे नामजदगी को मुस्तरद किया है। इस सिलसिले में पुलिस बोराबंडा ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि किस तरह वो इस मुकदमे का सामना करते हैं। वैसे भी आपको बता दूं कि जहां तक सलमान खान का सवाल है, सलमान खान ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया था कि 90% मुस्लिम उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियां मुस्तरद कर दी गई और ये तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा किया गया और मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार किया गया। तो बहरहाल अब देखना यह है कि वहां क्या होता है, लेकिन एक बात जरूर है कि वहां पर KCR के वक़ार का जहां ये मसला बन गया है, वहीं पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के वक़ार का मसला बन गया और असदुद्दीन ओवैसी की इज्जत का भी सवाल पैदा हो गया है कि वहां पर उनकी इज्जत बचती है या नहीं, क्योंकि उन्होंने नवीन यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उसकी तायद की है और यही कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस किसी की तायद करते हैं वो उम्मीदवार हार जाता है। तो बहरहाल KCR के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। एक मरहला ऐसा भी आया था कि KCR को उन्होंने मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का पूरी तरह अहल करार दिया था। फिर उसके बाद KCR का जो हशर हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के रुफ़क़ा ने वाज़ेह तौर पर असेंबली इंतखाबात में कहा था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, सही अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर BRS हारने वाली है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कहते रहे कि BRS जीतेगी, तुम्हें क्या मालूम। लेकिन जो मालूम है वो रब को मालूम था और रब ने जो किया अच्छा ही किया। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल, ऐसा भी मौका परस्ती की सियासत है, हम अगर कहें इसको। जी जी, बहुत टाइम टू टाइम बदलना, पार्टी बदलना, किसी की तायद करना, किसी की तायद वापस लेना, किसी की दुश्मनी करना, ये सब मौका परस्ती की सियासत है। और जहाँ तक कांग्रेस कैंडिडेट कांग्रेस का मामला है, ये अगर कांग्रेस जीतती है तो ये बहुत बड़ा इन्हें मैंडेट है उसके लिए कि भाई वाकई आप जो करे हैं इतने सालों में जब से इख्तियार पे हैं, आप जो है ना मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो है ना। तो इसलिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और BRS का जहाँ तक मामला है, इन्हें बिल्कुल फिलहाल वो लोग चले गए थे बैक सीट पे और फिर दोबारा जो है ना इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज का मसला है कि वाकई अगर जीत जाते हैं, उनका कैंडिडेट जीतता है, तो इसका मतलब है कि फिर से रिवाइवलिज्म हो रहा है उसमें जाना। जी जी, साफ जाहिर है। तो यहाँ पे जो है ना, और ये भी हो सकता है रियाज साहब खाली 2 पार्टियों का सोच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 2 पार्टियों के बीच में जो है ना फायदा BJP का हो जाए। नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा डिवाइड अगर हो जाए। जी जी, वैसे भी BJP के बारे में ये कहा जाता है वो बदनाम है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर अंग्रेजों ने जो जो चीज़ें खराब छोड़ी हैं वो BJP ने अपना ली हैं, ये कांग्रेसी कायदीन कहते हैं। तो वैसे बहरहाल नाज़रीन, सियासी जमातें हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करती हैं और एक दूसरे को फ़िरका परस्त भी कहती हैं और कम्युनल भी कहती हैं। अगर कांग्रेस को सेक्युलर अगर BJP कहती है तो कांग्रेस BJP को कम्युनल कहती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंतखाबात होते हैं तो वहाँ पर अवामी राय देखी जाती है। इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो बहरहाल अब जुबली हिल्स में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 11 नवंबर को वहाँ पर रायदही होने वाली है। 4 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं और उनमें तकरीबन 1 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। इन्हें किंग मेकर कहा जा रहा है। अब जो भी मुस्लिम वोटर जिस किसी की तायद करेगा वो कामयाब होगा। नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि जहां तक हमने आपको पहली खबर सुनाई थी कि DCP साउथ ईस्ट जोन चैतन्य कुमार ने गोली चलाई, जिसके नतीजे में एक मोबाइल सारिक या रहजन जख्मी हो गया। तो आपको बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान इस तरह के 3 वाक़यात पेश आए हैं। एक तो निज़ामाबाद का इनकाउंटर हुआ था शेख रियाज का, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस वजह से किया गया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और उसमें सियासी जो फैसले थे वो कैसे इख्तियार किए गए वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल एक तो वो वाक़या हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि घटकेसर में जो ये गौकशी की मुखालिफत के नाम पर या गौरक्षक के नाम पर जिस तरह ये दलाल जो होते हैं जो अपने धंधा कर रहे हैं, उन धंधेबाजों में से एक धंधेबाज पर किसी ने गोली चलाई और वो भी इसलिए गोली चलाई कि बार बार उसे रकम का मुतालिबा किया जा रहा था और फिर उसे रकम मिल गई, एक पसली टूट गई। तो कहने का मतलब है गोली पसली में लगी है, ये कहा जा रहा है। और अब गौरक्षकों को ये इशारा मिल गया
गया है कि आइंदा अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो उसका जवाब बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब कोई मरने के लिए तैयार हो जाता है, जब कोई तंग आ जाता है, जब कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयारी कर देता है, तो फिर जालिम उसके सामने टिक नहीं सकता। तो अब ये इन्हें सोच लेना चाहिए कि अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे और पुलिस भी अगर बीच में आती है, इनके साथ साजबाज करती है, तो उसके साथ भी बहुत बुरा होता है, क्योंकि आपने देखा कि जालिम जो है उसकी सरकोबी करने में पुलिस का अहम किरदार होता है, और पुलिस को गैर जानिबदार रहते हुए इस तरह के गौ रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस तरह की बात कही थी कि गौ रक्षक के नाम पर ये गुंडे ये धंधा कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी। तो बहरहाल ये दूसरा वाकया है, और तीसरा वाकया जो है आज पेश आया है, और उसमें एक सारिक जख्मी हो गया है। जी रियाज साहब, ये गौरक्षक नहीं है बल्कि गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी की टोली है, बाज़ाब्ता प्रूव हो चुका है। हरियाणा ले जहां जहां पे लोग, सबसे पहले बात है कि जब इन्हें गौ जबिया बंद है, उसको जुबा नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे स्मगलिंग का क्या सवाल है, ये बताइए आप जाना। वो तो बड़े जानवर आते हैं जाना, तो ये पूरे जो है ना स्मगलिंग के पूरा जो है ना ये लोग इसके नाम पे बाज़ाब्ता पैसे बटोर रहे हैं लोग नाम पे गौरक्षक के। तो वही एक केस यहाँ पे पेश आया वैसा जाना। और आप देखिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब हिंदू सम्राट कहा जाता है उन्हें, और गौ रक्षक कहा जाता है उन्हें। गौ खुशी के खिलाफ उनकी जो ज़ेर इख्तिदार रियासतें हैं बीजेपी की रियासती हुकूमत की, वहाँ पर आपने देखा कि एक बिल भी बनाया गया है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है कि कौमी सतह पर इस तरह का बिल बनाया जाए, क्योंकि गौ जो ये बीफ एक्सपोर्ट है, यानी गाय के गोश्त का जो एक्सपोर्ट है, उसकी अगर अंदाज़ा आदद शुमार आपके सामने पेश किए जाएँ तो आप हैरान रह जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस बात का एजाज हासिल है कि उनकी क़यादत में, उनकी हुकूमत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो बीफ का हुआ है वो उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज हिंदुस्तान दुनिया के 1 से लेकर 5 जो सरफहरिस्त बीफ एक्सपोर्टर्स ममालिक हैं उनमें शामिल हैं, और इसका क्रेडिट, इसका सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर जाता है। हिंदू सम्राट है, हिंदुत्व की बातें करते हैं और कहते हैं कि हम गौ यानी बीफ पर पाबंदी आयद करके रखेंगे। शुमाल मशरक़ी रियासतों में बीफ पर पाबंदी नहीं है। एक तरफ इसका रवैया इस तरह होता है, और दूसरी तरफ जानबूझकर जहां पर बीजेपी की हुकूमतें हैं और मुसलमानों की अक्सरियत जहां पर पाई जाती है, यानी 20%, 18%, 35%, वहां पर बीफ पर पाबंदी आयद करने की बात की जाती है। तो पहले तो मैं समझता हूं कि बीफ एक्सपोर्ट को बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आमदनी तो हुकूमत को हो रही है, लेकिन कोई RSS या उसकी ज़ैली तंजीमें, VHP हो या बजरंग दल हो, किसी में इसकी हिम्मत नहीं है कि वज़ीर आज़म को इस बात का एहसास दिलाए। सबको मालूम है कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इतनी क्वांटिटी में हो रहा है, इतनी आमदनी है गवर्नमेंट को, इससे बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। फिर यहाँ पे चीख पुकार करते हैं गौ जबिया पे, गौ रक्षक है, पाबंदी है, वो है, पूरा बाहर जाता है, तो किसको मिल रहा है, रेवेन्यू किसको आ रहा है, ये बताइए। तो ये चीजें हैं, ये इसको तो पहले कंट्रोल करें। बात की गौ रक्षकों से गुंडागर्दी वो बात की बात है रियाज साहब। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक तेलंगाना के उन 12 वर्कर से है जो उर्दू में फंस गए थे और एजेंट ने उन्हें फंसा दिया था। इस सिलसिले में BRS जो लीडर हैं हरीश राव, उन्होंने इन वर्कर्स की मदद की, और जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उर्दू से वापस ये 12 वर्कर्स जब हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचे तो सीधे वो अपने घरों को नहीं गए, बल्कि हरीश राव की क़ियामगाह पर गए, और वहाँ पर उन्होंने हरीश राव से इज़हार तशक्कुर, क्योंकि यह कहा जाता है कि जो पेनल्टी या जुर्माना अदा करना था उसकी रकम हरीश राव ने अदा की थी। लेकिन नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं, और फिरका परस्त दरिंदे किस तरह हैदराबाद में माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हैदराबाद की जो तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी है उसके करीब ही एक यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इफ्लू जिसे कहा जाता है, उसके करीब ये केरला की एक रेस्टोरेंट है, केरला मलबारियों की, जिसमें केरला के फूड सप्लाई किए जाते हैं। वहां पर बीफ फरोख्त किया जाता है, ये कहकर VHP और बजरंग दल के गुंडों ने वहां पर हल्ला मचा दिया और उस होटल को बंद करवा दिया। इस तरह की इत्तलात मिल रही हैं। जी हाँ, गुंडागर्दी है, सिर्फ सरासर कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रूफ नहीं है, बस धूम मचाओ, गुंडागर्दी पैदा करो, लॉलेसनेस और कुछ भी नहीं है। ऐसे गैंग से ही हैं, गैंगस्टर्स है पूरे, इनका रिकॉर्ड इंतहाई खराब है। आप अदर स्टेट्स में जाके देखिए कितनी धूम मचाए हुए हैं जाना। तो जब गोली चलती है, एनकाउंटर होता है, तो मासूम लोगों पे ज्यादा होता है, ऐसे लोगों पे बिल्कुल जो है ना कोई शिकंजा कसने की बात ही नहीं करता जाना। बहरहाल नाज़रीन, आपको एक खबर सुनाते हुए हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुंचाते हैं। उस खबर का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 नशस्तों के लिए इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उसने कामयाबी से हासिल की, और क्रॉस वोटिंग के नतीजे में एक नशस्त पर BJP को कामयाबी मिली है। लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में ये कहा जा रहा है कि लोग अब उकता गए हैं BJP और JDU की हुकूमत से, और अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि बिहार में
तेजस्वी यादव की ज़ेर क़यादत हुकूमत बनाने में मदद करेंगे। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं, तो बहरहाल इस बारे में भी हम आपको दूसरे प्रोग्रामों में वाकिफ़ करवाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।